नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। भारत में ग्रीष्म काल यानी कि अप्रैल से जून माह के दौरान खेती करना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन उचित फसल चयन, वैज्ञानिक तकनीकों एवं सरकारी योजनाओं के सहयोग से यह अत्यधिक लाभकारी भी बन सकती है। इस एपिसोड में हम ग्रीष्मकालीन फसलों, नकदी फसलों, कम समय में तैयार होने वाली फसलों, नई तकनीकों, इस बारे में ली जाने वाली सावधानियों, सरकारी योजनाओं एवं विश्वव्यापी रुझान पर चर्चा करेंगे। हर बार की तरह से इस बार भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि विषय के महत्व को समझ सकें और इस जानकारी का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आते हैं आज के कार्यक्रम पर। बात शुरू करते हैं भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख ग्रीष्मकालीन फसलों या समर क्रॉप्स के बारे में। इस मौसम में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में मक्का, ज्वार, बाजरा आदि का नाम लिया जा सकता है। ये सूखा सहन करने वाले अनाज हैं। इसी तरह से दलहनी फसलों में मूंग, उड़द, लोबिया हैं। ये दलहनी फसलें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ाती हैं। गर्मियों की प्रमुख सब्जियों में खीरा, करेला, तोरी, कद्दू, भिंडी, टमाटर का नाम लिया जा सकता है। फलों में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी आदि मुख्य हैं। नकदी फसलों की बात करें तो धनिया, मेथी, तुलसी, इसबगोल, सन आदि बाजार में अच्छी कीमत दिला सकती है। मेंथा यानी कि पुदीना अत्यधिक लाभदायक नकदी फसल है, जिससे तेल निकाला जाता है। यह तेल काफी महंगा बिकता है। अल्पावधि या शॉर्ट ड्यूरेशन की फसलों में मूंगफली 60 से 70 दिनों में तैयार होने वाली, लोबिया 70 से 80 दिनों में तैयार होने वाली, खीरा, ककड़ी 45 से 60 दिन और मेंथा 90 से 100 दिनों में तैयार होती हैं। इन फसलों का किसान एक सीजन में 2 से 3 बार उत्पादन कर सकते हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ती है। लगे हाथों बात कर ली जाए कृषि से संबंधित नए अनुसंधानों और तकनीकों के बारे में, जिनका उपयोग कर कम लागत एवं श्रम में अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर तकनीक अत्यंत उपयोगी तकनीकों में से एक कही जा सकती है, जिनसे न सिर्फ जल संरक्षण बल्कि पौधों तक सही मात्रा में जल पहुंचाने के साथ जल की बर्बादी को न्यूनतम किया जा सकता है। पॉली हाउस व शेड नेट की बदौलत अधिक तापमान में भी सब्जी उत्पादन अब संभव हो गया है। इसमें एक बार मोटा निवेश करने की जरूरत पड़ती है, पर उसके बाद सालों साल तक इसमें बेमौसमी सब्जियां उगाकर आकर्षक कमाई की जा सकती है। इस तरह से कुछ ही समय में पॉली हाउस की कीमत को वसूला जा सकता है। सोलर पंप की सहायता से बिजली की बचत और सिंचाई की सुविधा बड़ी आसानी से खेतों के लिए जुटाई जा सकती है। विभिन्न फसलों के लिए तैयार उन्नत बीज यानी कि हाइब्रिड वैरायटीज कम समय में अधिक उपज देने की क्षमता रखते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसानों को बेहतर उत्पादकता इनके उपयोग से मिल पाती है। इसके अलावा ICAR व कृषि विश्वविद्यालयों की तकनीकी सलाह का भी लाभ किसान भाई अपने खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिए उठा सकते हैं। यही नहीं, कई फसलों की रोग प्रतिरोधक और उच्च उत्पादन देने वाली किस्में भी अब तो बाजार में उपलब्ध है। इस तरह की फसलें बुनियादी तौर पर रबी और खरीफ के बीच की अवधि में उगाई जाती हैं, जो किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक और स्रोत कही जा सकती है। इनमें से कई ऐसी फसलें भी हैं जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में सुधार करती है। खासतौर पर दलहनी फसलों के कारण मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और इस तरह से नाइट्रोजन पर होने वाले खर्च की बचत संभव हो पाती है। जल व संसाधनों का कुशल उपयोग करने से सिंचाई प्रबंधन होता है और पानी के बड़े पैमाने पर बचत संभव हो पाती है। इस तरह से समय पर बाजार मांग के अनुरूप फसलें उगाकर बेहतर लाभ लिया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले इन फसलों की आर्थिकी को भी समझ लेते हैं। जैसे मेंथा फसल को उगाने की लागत 12,000 रुपये आती है, जिससे 80 से 100 किलोग्राम तक तेल का उत्पादन संभव है और इसका बाजार भाव अगर 1200 रुपये किलो हो तो लगभग 80,000 रुपये तक मिल जाता है। मूंग की उत्पादन लागत 7,000 रुपये, लगभग 4 से 5 क्विंटल उपज तथा 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से 20,000 रुपये तक मिल जाते हैं। खीरा की उत्पादन लागत 10,000 रुपये, 80 क्विंटल उत्पादन और 1,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से
60,000 रुपए तक की आमदनी हो जाती है। इन फसलों में निवेश की तुलना में लाभ अधिक होता है, विशेषकर यदि बाजार तक सीधी पहुंच हो। यहाँ यह भी बताना चाहेंगे कि बेहतर उत्पादन लेने के लिए कुछ सावधानियां आवश्यक हैं। इन पर समय रहते ध्यान दिया जाना चाहिए, अन्यथा उपज में कमी हो सकती है। फसलों को अत्यधिक टेम्परेचर से बचाने के लिए सुबह और शाम सिंचाई करें तथा ओवरहेड सिंचाई से बचें। कीट व रोग नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें तथा फसल चक्र अपनाएं। बुआई के लिए फसल का चयन करने से पहले बाजार का सर्वे अवश्य करें ताकि मांग और सप्लाई की सही स्थिति का पता चल सके। स्थानीय जलवायु के अनुसार ही उपयुक्त फसल का चयन किया जाना चाहिए, अन्यथा यह घाटे का सौदा हो सकता है। भरसक प्रयास करें कि विभिन्न सरकारी योजनाओं व अनुदान यानी कि सब स्कीम्स और सब्सिडीज का आप लाभ उठा सके। इसके लिए पात्रता की शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से ड्रिप या स्प्रिंकलर पर 50 से 90% तक अनुदान लिया जा सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से दलहनी फसलों हेतु बीज व तकनीकी सहायता हासिल की जा सकती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से नवाचारों और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण है कृषक उत्पादन संगठन या एफपीओ से जुड़ते हुए समूह के रूप में उत्पादन और बिक्री की क्षमता हासिल कर पाना। जहां तक नई तकनीकों की जानकारी और ट्रेनिंग की बात है तो देश भर में पहले 730 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र या केवीके द्वारा संचालित नियमित ट्रेनिंग कार्यक्रमों का लाभ उठाया जा सकता है। इसी तरह से ई नाम पोर्टल व डिजिटली कनेक्टेड मंडियों से विभिन्न कृषि उत्पादों से संबंधित ताजा भाव की जानकारी ली जा सकती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में फल सब्जी आधारित उद्यमिता या स्वरोजगार से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ यह भी बता दें कि इनमें से अधिकांश ट्रेनिंग कार्यक्रमों में किसी तरह की फीस नहीं ली जाती है। ग्लोबल स्तर पर किन फसलों की मांग बढ़ रही है, जरा उन पर भी चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं। औषधीय फसलों की अंतर्राष्ट्रीय मांग में बढ़ोतरी के कारण मेंथा, इसबगोल, हल्दी, अदरक आदि की डिमांड और मूल्यों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। ऑर्गेनिक फल व सब्जियां यूरोप तथा खाड़ी देशों में उच्च कीमत पर बिकती हैं। माइक्रोग्रीन्स व एक्सोटिक सब्जियां जैसे लेट्यूस, काले की बड़े होटलों व शहरी बाजारों में मांग बढ़ती हुई देखी जा सकती है। आजकल के दौर में जलवायु स्मार्ट फसलें प्रचलन में है। इनसे कम पानी और कम समय में अधिक उत्पादन ले पाना संभव होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।